हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं आज, और ये क्लासें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी जेई मेंस के लिए। और जेई मेंस का ही जो सिलेबस है वही बोर्ड का है, वही नीट का है, सभी सिलेबस सेम चल रहा है। बस अप्रोच आती है तो क्वेश्चंस की, अर्थात क्वेश्चंस करने के अपने को तरीका सीखने, अर्थात आंसर तो आप कहीं से भी देख लोगे, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। आप जानते हो जेई मेंस के अंतर्गत 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। कितने आते हैं जी? 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंतर्गत ओनली ऑन यदि आप बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन तो इजी ही आते हैं। 20 क्वेश्चन है वो इजी आते हैं, और जो 5 क्वेश्चन है वो थोड़े अप्रोच बेस आते हैं, तो उनमें अपने को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन 20 क्वेश्चन को तो आप आसानी पूर्वक, जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, और आपको पेपर के अंतर्गत इजी वे में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक के आते हैं और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। अर्थात 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंतर्गत सभी का वेटेज पूर्ण रूप से सही तरीके से रहता है, जिसकी बात आज अपन करने वाले हैं। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, किस तरीके से पेपर में अपने को अप्रोच लगानी है वह सीखना है इसके अंतर्गत। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। क्या कह रहा है? इन ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन टू 1/4, कितना कर रहा है? 1/4 एंड 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि जैसे बताओ मेरे को भाई, कोई रिएक्टेंट है, क्या है जी? कोई भी रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई। रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, यही होता है। अब t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर हमेशा रिएक्टेंट 1 होता है, अर्थात कुछ नहीं दे रखा है तो रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अब ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है और 1/4 पार्ट आ जाता है, अर्थात आप जानते हो टी हाफ क्या होता है? टी हाफ आप जानते हो कि जैसे मेरे पास 50 रुपए, और 50 रुपए का यदि आधा पार्ट 25 रह जाता है, उसे ही अपन कहते हैं टी हाफ। अर्थात यदि किसी के पास में 100 रुपए हैं और उसके पास में यदि 50 रुपए बच जाते हैं, तो उसका हो गया टी हाफ। अर्थात कोई भी रिएक्टेंट अपने हाफ कंसंट्रेशन में यदि चेंज हो जाता है, उसे ही बोलते हैं टी हाफ। अब देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि 1 से आया होगा 0.5 में, और 0.5 से आया होगा 0.25 में। 1/4 का मतलब समझते हो आप? 1/4 का मतलब कितना होता है बताओ? 0.25 ही होता है। बोलो भाई। तो बताओ, 1 से 0.5 पे आया है, तो इसमें यूज हुई है 1 टी हाफ। 1 टी हाफ। 0.5 से 0.25 पे आया है, इसमें भी 1 टी हाफ कंप्लीट हुई है। अर्थात ये और कम हो जाता तो 1 टी हाफ और लग जाती, और कम होता तो और टी हाफ लग जाती। तो बताओ, पहले वाले में T1 की जो वैल्यू आई है, ये क्या 2 टी हाफ आ गई क्या? बोलो भाई। 1 से 0.25 आने पर कितना आ गया? 2 टी हाफ लग गई। फिर कह रहा है ये कि T2 अर्थात कंसंट्रेशन 1/8 हो गई है। कितनी हो गई है? 1/8। अर्थात 1 से पहले 0.5 पाया होगा, 0.5 से 0.25 पाया होगा, 0.25 से 0.125 पाएगा, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 0.125। ये होता है भाई। बोलो, यहां 1 टी हाफ काम करेगी, यहां 1 टी हाफ काम करेगी, और यहां 1 टी हाफ काम करेगी। अर्थात जो T2 की वैल्यू है ये कितनी है? 3 टी हाफ। कितनी है जी? 3 टी हाफ। अब आपको पूछा क्या है? रेशियो ऑफ T1 एंड T2, तो आप रख दो T1 अपॉन T2 इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, 2 टी हाफ डिवाइड बाई 3 टी हाफ। टी हाफ से टी हाफ कट गया, T1 और T2 का जो रेशियो आ गया, ये कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब ट्रिक के द्वारा आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 0.125, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इस तरीके से आपको क्या करना था, ये सॉल्व करना था। अब जिसने भी किया होगा 4 नंबर पक्के हो गए होंगे उसके। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपको समझना था इसके अंतर्गत T1 और T2 का रेशो। अब ये पेपर में काफी बार गलतियां क्या करते बच्चे, ये रेशो पूछ लेता T2/T1 का, क्योंकि काफी बार क्या होता है T1/T2 तो अपन निकाल लेते हैं, लेकिन रेशियो उल्टा पूछ लेता है T2/T1। तो क्या हो जाता बताओ, 2/3 की जगह 3/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो पेपर में दे रखा है, पूछा है, किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना था। और देखो ये कहां का क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 का, अर्थात 2 अप्रैल को जो पेपर लगा था उसका पेपर की सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो सारी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या करा है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में क्या करना है, मैच करना है। अब देखो, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नहीं करता, ये बात आपको समझ में आती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, फ्री रेडिकल पर इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो भाई, इतना आपको आइडिया है। अब इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते थे आप, ये क्योंकि ये इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे इजी आते हैं। आप 2 ही ऑप्शन को पकड़ लो, उसी में आपका काम बन जाएगा। अब देखो भाई, कार्बोकेटाइन स्पीशीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे तो अपन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो सी में बनाना चाहिए, सी में बनाना चाहिए, सी में बनाना चाहिए। तो ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया, एक तो डी में बना रहा है, एक बी में बना रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद में सेकंड करा है, स्पीशीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल। तो डी में आना चाहिए सेकंड। डी में क्या आना चाहिए, सेकंड। अब देखो डी में 4 आ रहा है, तो ये कट गया, अर्थात आपने 2 को ही मैच किया है, उसी से आपका आंसर बन गया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये क्या होता है, बोलो, ये होता है कार्बोकेटाइन, अर्थात ए में थर्ड आना चाहिए। तो ए में थर्ड आना चाहिए, तो ए में थर्ड आ रहा है। ऐसे बात कह रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलता है। तो ये कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, अर्थात क्या है आंसर, ए में तो आ गया सर थर्ड, बी में आ गया फोर्थ, सी में आ गया फर्स्ट, और डी में आ गया सेकंड। ये नंबर बिल्कुल फ्री वाले क्वेश्चन थे, अर्थात ये बिल्कुल जो बच्चा बोर्ड की तैयारी भी कर रहा है ना, वो भी सॉल्व कर सकता है इसको। इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि एक ही रिएक्शन अपन करवाएं किससे, देखो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक ही रिएक्शन करवाएं अपन NaOH और इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो अपने को मिलता है बी। और बी की रिएक्शन यदि करवाएं, बी की रिएक्शन अपन करवा दें ETOH, इथेनॉल से, उसके बाद में इथेनॉल के साथ में अपन ने यूज किया है H2SO4, H2SO4 और कर दिया है हीट, तो अपने को मिलता है सी। क्या मिलता है, सी। क्वेश्चन को समझ लो, ए शोज पॉजिटिव लेसान टेस्ट फॉर एन एंड इट्स मोलिकुलर मास 121, ठीक है। बी गिव्स एफरवेसेंस विद एक्वस NaSCO3, सी गिव्स फ्रूटी स्मेल। अब आप जानते हो जो फ्रूटी स्मेल आती है, अब क्वेश्चन को समझने से पहले उसका नेचर पता होना चाहिए अपने को। क्या पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए। तो नेचर की अगर बात करें अपन, सबसे पहले दे रखा है ए,
एक ही रिएक्शन आपने NaOH के साथ में कराई है, NaOH और हाइड्रोलिसिस करवा दिया, बी बन गया। बी की रिएक्शन आपने EtOH के साथ में करवाई है, H2SO4 यूज किया है और हीट किया है, तो सी मिल गया। अब इसने बोला है ए सोज पॉजिटिव लेसाने टेस्ट। अब देखो लेसाने टेस्ट क्या होता है, बोलो भाई। लेसाने टेस्ट, ये तो लेसाने टेस्ट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। बी क्या देता है भाई, बी कह रहा है गिव्स एफरवेसेंस ऑफ एक्वस NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। थर्ड कह रहा है कि जो सी है उसकी जो आती है वो आती है फ्रूटी स्मेल। क्या आती है, फ्रूटी स्मेल। अब आपको क्या है, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि ये जेई मेंस वाले क्वेश्चन है, जेई मेंस का लेवल नहीं है इनका, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, लेसाने टेस्ट कौन देता है, जिनके पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जिन कंपाउंड के पास में नाइट्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो सारे क्या देते हैं, लेसाने टेस्ट देते हैं। बोलो। इसके बाद में सेकंड, एक्वस NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कौन करता है, वो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है। सी, फ्रूटी स्मेल कौन देता है, फ्रूटी स्मेल आती है ईस्टर की। किसकी आती है जी, ईस्टर की। अब आपको इतना भी पता होता ना, उससे भी आप काम कर जाते। इसमें देखो मोलिकुलर मास दे रखा है एक 121, अर्थात लेसाने टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको पहचानना है जिसके अंतर्गत भी NH होगा, N होगा, नाइट्रोजन। तो देखो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड, तो ये नहीं देगा। ठीक है, ये भी बेंजल्डिहाइड है, अमीनो ग्रुप है, लेकिन ये भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये बी से भी कट रहे हैं, क्योंकि बी में अपने को क्या चाहिए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये भी कट गया। इसमें है लेकिन ओनली ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद में सी ऑप्शन, तो ये भी ऐसे भी कट गए, तो दो कट गए। तो अब इसके बाद देखो फर्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए लेसाने टेस्ट अमाइड देता है। कौन देता है, अमाइड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोलो बेंजामाइड हो गया ये। उसके बाद में बेंजोइक एसिड हो गया, और थर्ड हो गया ईस्टर। तो तीनों टेस्ट ये दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अर्थात आप अपनी सोच को भी बढ़ाते तो भी ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता था। आगे बात समझ में, क्योंकि ये अमाइड है, अमाइड हमेशा नाइट्रोजन टेस्ट देता है, कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, ये कभी भी नाइट्रोजन टेस्ट देते ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको पूछा है चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथाइल बेंजीन लिया है और उससे ये क्या बन गया है, पैरा ब्रोमो। पैरा ब्रोमो ये तो बेंजीन है, और इसका नाम क्या होगा बताओ, एथिलीन। अब देखो समझो, सबसे पहले आपको दे रखा है इथाइल बेंजीन। क्या दे रखा है भाई, इथाइल बेंजीन, तो ये इथाइल बेंजीन हो गया, CH2CH3। अब बताओ इसकी पैरा पोजीशन पर अपने को ब्रोमीन चाहिए। अब बताओ इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई लगता है। क्या लगता है, प्लस आई। प्लस के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पाएगा। क्या बोलो, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। ठीक है, लेकिन पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्लस आई के थ्रू, अब सबसे पहले अपने को कोई एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे अपन। इसका क्या कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे, तो अपने को मिलेगा ये बेंजीन, तो अपन करा दें, ये तो ले लिया मैंने एसिड, लुइस एसिड, और इसकी रिएक्शन करा दी अपन ने Br2 से। किससे करा दी, Br2 से। तो अपने को मिल गया CH2 CH3 और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि आपको आना चाहिए एथिलीन। क्या आना चाहिए, एथिलीन। अब आप जानते हो एथिलीन आने से पहले इसमें और कंडीशन रही होगी। तो देखो ये आ गया Br2Fe, Cl2 वाला तो कट गया क्योंकि पैरा पे ब्रोमो लगा हुआ है, Br2 वाला भी कट गया, एक Cl2 ये भी हो सकता है, एनहाइड्रस AlCl3।
लेकिन Br2 Fe पैरा पोजिशन पर देता है। लेकिन अब देखो Cl2, आपने जब Cl2 और हीट करते हो तो इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। और ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है सनरेज में, तो ये देता है साइड चेन रिएक्शन। क्या देता है? साइड चेन रिएक्शन। बेंजीन कभी भी इससे रिएक्शन नहीं करता है, तो इससे मिलेगा, ये तो ब्रोमीन लगा ही हुआ है, इसके बाद में CH3 और यहां जुड़ जाएगा Cl, और बाहर क्या निकल गया? एक -HCl। अब आपको दे रखा है एक्वस KOH देगा। एक्वस KOH क्या करता है? OH का एडिशन करता है, जबकि एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो आपको यदि दे रखा हो एल्कोहलिक KOH, तो बताओ यहां से Cl और यहां से H, दोनों को रिमूव कर देगा, ये दोनों को, यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल के क्या निकाल देगा? HCl। तो आपको डिजायर्ड पोजीशन पर क्या मिल जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लग गया ब्रोमीन। यही प्रोडक्ट है, बोलो। अब इसके लिए अपने को क्या क्या यूज किया? FeBr2। Fe लुईस एसिड की तरह काम करता है भाई। इसके बाद में Cl2 किया है, ये साइड चेन रिएक्शन देता है। कौन सी देता है? साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन देता है। इसके साथ में एल्कोहलिक KH किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, एलिमिनेशन का काम करता है एल्कीन में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको कहीं भी एल्कीन दिखे ना, अगर यहां OH दिखता, जैसे इसकी जगह यहां यही होता और यहां OH इस तरीके से दिखता, तो अपन कौन सा यूज करते? एक्वस KOH यूज करते। कौन सा करते? एक्वस KOH। ऑप्शन से भी आप काट सकते थे, क्योंकि देखो एक्वस KOH तो OH का एडिशन करता है, ये कट गया। क्लोरीनेशन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में कराते, तो यहां क्लोरीन ऐड होता किस पोजीशन पर? बोलो। क्लोरीन होता पैरा पोजीशन पर। इसके बाद में Br2 करते, तो ये भी कट गया। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, बस पहचानना आना आपको चाहिए। आगे बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आई बात समझ में? बोलो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका आंसर तो आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन आंसर समझने से पहले आपको समझना है। इसके अंतर्गत जो काम की बातें हैं, आपको दे रखा है सबसे पहले एल्कोहलिक KOH। क्या दे रखा है? एल्कोहलिक KOH, फिर NaNH2, फिर Hg और ZnHg। ठीक है। अब देखो सबसे पहले एल्कोहलिक KOH के साथ में 1,2 ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन बनाओ पहले तो। ये है साइक्लोऑक्टेन। गिन लो भाई, कार्बन 8 होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला है? जिस जिस तरीके से ये बोलता जा रहा है उसी तरीके से अपने को काम करना है इसमें। सबसे पहला है 1,2 ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन, तो यहां ब्रोमीन लगा दो और यहां ब्रोमीन लगा दो। ये हो गया 1,2 ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन। क्या नाम है इसका? 1,2 ब्रोमो साइक्लो ऑक्टेन, ये नाम हो गया। सबसे पहले रिएक्शन करवाई है इसने एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो यहां H भी प्रेजेंट है, तो बोलो एक तरफ से Br और यहां से H निकल जाएगा एल्कोहलिक KOH में, तो बताओ -HBr निकल गया। HBr निकलते ही क्या कंडीशन बनने वाली है बताओ? देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां लग गया Br, क्योंकि एक तो यहां से Br निकल गया और एक H निकल गया, ये कंडीशन बनेगी। अब बताओ नाम क्या हो गया इसका? 1 ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन। क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन। इसके बाद में क्या क्या कह रहा है? NaNH2। अब इसकी रिएक्शन करवा दी भाई साहब NaNH2 से साथ में। अब आप जानते हो NaNH2 एलिमिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में यदि आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है बेंजाइन, क्या बनता है? बेंजाइन। तो बेंजाइन का फॉर्मेशन करता है ये, तो अपन इसको देखेंगे। तो देखो अब इसके अंदर क्या होगा बताओ? ये भी एलिमिनेशन करेगा, तो यहां से Br और यहां से एक H को लेकर बाहर निकल जाएगा ये। देखो अब यहां से इसने NaNH2 ने एलिमिनेशन कर दिया। इसके बाद कह रहा है Hg+2 और OH-। अब देखो इसे बोलते हैं कुरचोव रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? कुरचोव रिएक्शन। ठीक है। अब देखो अगर रिएक्शन करा दें, अब इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं, ये क्या कह रहा है?
Hg+2 और एसिडिक मीडियम रखोगे, इसे बोलते हैं कुरचोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कुरचोव रिएक्शन। कुरचोव रिएक्शन में क्या होता है? HOH का एडिशन होता है। तो यहां लग गया H और ये हो गया OH, इसे बोलते हैं कुरचोव रिएक्शन। क्या नाम है इसका बताओ भाई, बोलो। साइक्लोऑक्टिनॉल। साइक्लोऑक्टिनॉल। इसके बाद में कराएंगे रिडक्शन। इसका क्या करा देंगे? रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद में देखो, अब इसके बाद में क्या दे रखा है? ZnHg। क्या दे रखा है? ZnHg और दे रखा है एसिडिक मीडियम। इसे बोलते हैं क्लीमेंसन अपचेन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। अब बताओ, एल्कोहल का जब रिडक्शन होता है, एल्कोहल का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है भाई, बोलो। ओनली ऑन किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा और इससे कंप्लीट जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो कंप्लीट प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा साइक्लो ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो ऑक्टेन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा और HOH का भी रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहां भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहां भी H, तो ये बॉन्ड टूट गया, यहां OH की जगह H आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया? साइक्लो ऑक्टेन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हो KOH क्या करता है? एल्किन बनाता है। तो पहला वाला ऑप्शन एल्किन हो जाएगा। NaNH2 बेंजेन बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। Hg2+ कुरचोव रिएक्शन होती है। ये कौन सी होती है? कुरचोव रिएक्शन। कुरचोव रिएक्शन में क्या होता है? H और OH का एडिशन होता है, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ZnHg और H+, ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब आप जानते हो, H का एडिशन। अब सभी पे H एडिशन हो जाएगा तो कंप्लीट क्या बन जाएगा? साइक्लोऑक्टेन। रिएजेंट का आपको नेचर पता होना चाहिए, तभी आप जाकर के आंसर पर पहुंच सकते हो। अब देखो पहुंचने को तो देखो, अगर इसमें साइक्लोऑक्टेन भी होता ना तो भी वो भी आंसर अपन टिक कर देते। उसका रीजन क्या है? अपन HOH का रिडक्शन करवा सकते थे, लेकिन देखो एल्कोहल कभी भी नहीं बनता इसमें, कीटोन कभी भी नहीं बनता और ये कभी भी नहीं बनता, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, अर्थात डबल बॉन्ड को तोड़ना ही तो है भाई। डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन का एडिशन करना है। ऑप्शन से भी आप इसको टिक कर सकते थे। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ए होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड यूजिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट का मतलब जिनकी डेंसिटी 1 हो उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट। विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी Ma6 टाइप का कोई कंपाउंड है, अर्थात ये मेटल हो गया, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, बोलो। ये कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड सेम होंगे तो कभी भी क्या नहीं शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये बात तो करेक्ट है। ये बात तो करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है? सिस एंड ट्रांस प्लेटिनम आर हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेज ऑफ पीडी। ये कह रहा है सिस एंड ट्रांस प्लेटिन होती है, वो क्या हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स होती है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होती है क्या पैलेडियम का? तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि पैलेडियम की नहीं होती, वो प्लेटिनम की होती है भाई। किसकी होती है? प्लेटिनम की होती है। तो इस तरीके से अगर देखें अपन, तो जो इसका कंपाउंड होता है उसकी बात करें अपन, किस तरीके से होता है? ये प्लेटिनम का होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। अब सेकंड समझ लो क्या होता है सिस्प्लेटिन। तो प्लेटिनम
चलो जी, अपन ने क्या बात की थी? अपन बता रहे थे कि जो होमोलेप्टिक होते हैं, अर्थात सेम टाइप के जो होमोलेप्टिक होते हैं, वो कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते। उसका रीजन क्या है? यदि सेम टाइप के लिगेंड होंगे तो कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी नहीं। सिस ट्रांस होती हैं तो वो कभी होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये सेकंड कह रहा है सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम, ये पैलेडियम के नहीं होते भाई साहब, पीटी के होते हैं। किसके होते हैं? पीटी के कंपाउंड होते हैं। किसके होते हैं? पीटी। तो ये कट गया, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया और ये हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन तो अपने जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ लो सिस प्लेटिन होता क्या है। सिस प्लेटिन होता क्या है वो समझो पहले आप। सिस प्लेटिन होता क्या है? सिस प्लेटिन होता क्या है? सिस प्लेटिन के लिए देखो पीटी NH3 NH3 Cl Cl और Cl, ये हो गया सिस्प्लेटिन। क्या हो गया? सिस्प्लेटिन। यदि मेरे को ट्रांसप्लेटिन बनाना है तो लिगेंड को एक दूसरे के क्या डाल दो? अपोजिट डाल दो भाई। ये Cl और ये Cl, ये हो गया ट्रांसप्लेटिन। क्या हो गया? ट्रांसप्लेटिन। ये होते किसके? प्लेटिनम के। किसके होते हैं? प्लेटिनम के, ना कि पैलेडियम के। छोटा सा अंतर दे रखा था पेपर में, यदि पहचान जाते तो 4 नंबर पक्के हो जाते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप जानते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे मैंने कोई भी गैसियस एटम लिया है, क्या लिया है जी? देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप जानते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? बोलो भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताओ? कोई भी आपने क्या किया? कोई भी आपने गैसियस एटम लिया, क्या लिया जी? गैसियस एटम लिया, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और 1 इलेक्ट्रॉन बोलो निकाला है बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी गैसियस एटम से जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं जी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप जानते हो यदि आप जा रहे हो बच्चों लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहे हो? पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, आप ऐसे बात नहीं कर रहे, अपन लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। अर्थात जब मैं बोलूंगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में जाना है आपको। ऐसा नहीं है खड़े होकर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है? मैं बोलूंगा अप टू डाउन, ऐसा नहीं है सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए और ऊपर से नीचे आ गए। उसका मतलब लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन का मतलब दो ही चीजें होती हैं। पीरियोडिक टेबल को अपने माइंड में लेकर के आना है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होता है क्या होता है जी? साइज डिक्रीज होता है। और जब साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। दूसरा यदि आप अप टू डाउन जा रहे हो, अप टू डाउन जा रहे हो तो बताओ भाई साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आईपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल तो एक ही रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो रिपल्सन बढ़ता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है। और न्यूक्लियस का यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, तो साइज छोटा हो जाता है
और साइज जब छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं रहता है, और आसान नहीं रहता है तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट यदि याद रहेगा, और ये बात कर रहे हैं भाई साहब पीरियोडिक टेबल की, किसकी बात कर रहे हैं जी, पीरियोडिक टेबल की। अब समझो 32 पर कौन आता है, 87 पर कौन आता है, 35 पर कौन आता है, 19 पर कौन आता है, 19 पर आता है पोटेशियम, 87 पर आता है फ्रेंसियम। अब 32 पे कौन आता है ये देखना है अपने को, 35 पे तो आप जानते हो 36 पे कौन आता है, 36 पे आता है क्रिप्टन। क्या आता है, क्रिप्टन। अब क्रिप्टन से पहला वाला बोलो तो Cl, यहां आता है ब्रोमीन। 35 पे कौन है, ब्रोमीन। यहां कौन आ गया भाई साहब, ब्रोमीन आ गया। अब बचा 32। अब देखो आप जानते हो 31, 32, 33, 34, 35 और 36। 36 पे पता है क्रिप्टन आता है आपको, 35 पे ब्रोमीन आता है। अब इसी के देख लो काशी गए, अर्थात 34 पे आएगा जर्मेनियम। 33 पर कौन आएगा, बैंगन, आलू, गाजर, अर्थात ये 31 पर गैलियम आएगा। ठीक है, इसमें आएगा सेलेनियम। ठीक है, इसके बाद में नाना पापा आंसू, इधर आएगा आर्सेनिक, और 32 पर आएगा जर्मेनियम। कौन आएगा, जर्मेनियम। क्योंकि देखो ये 13 ग्रुप है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और ये लास्ट वाला 18 ग्रुप है। इस तरीके से यदि एटॉमिक नंबर में फंसते हो तो ऐसा नहीं है सभी एटॉमिक नंबर याद रखने, अपने को एक याद रखना है बस। एक रखने के बाद में पीछे आ जाओ या फिर आगे चले जाओ, इसी तरीके से निकाल सकते हो। बोलो भाई, अब मेरे को पूछा है 32 पर आएगा जर्मेनियम। कौन आएगा जी, जर्मेनियम। अब समझो बात को, काम की बात क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आसान नहीं है। अब देखो पीरियड कितने होते हैं, तो आप जानते हो सर पीरियड होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो फर्स्ट पीरियड में ओनली ऑन हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, सेकंड पीरियड में लिथियम वाला प्रोसीजर चलता है, इधर कार्बन चलता है। ठीक है, इधर LiNa सोडियम चलता है, इधर सिलिकॉन चलता है। एक को बता रहा हूं पी ब्लॉक में, उसी से समझ जाओगे आप। सोडियम के बाद में इधर आता है पोटेशियम, इधर आता है जर्मेनियम, इधर रूबिडियम, इधर आता है टिन, इधर सीजियम, इधर प्रभु। ठीक है, इधर फ्रेंसियम। 7th पीरियड में आते हैं, इधर कोई पी ब्लॉक 14 ग्रुप का और एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर अपन यदि बात करें तो 11 से कुछ ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन अपने को इतना याद नहीं रखना क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अब बताओ भाई अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, किसकी बात करूं, न्यूक्लियस की, तो ये है न्यूक्लियस। क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना आसानी पूर्वक कर दोगे फिर उसके बाद में। देखो यहां 1 है n बराबर, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है। इसके बाद में और भी बनाने पड़ेंगे अपने को, 6, ये 7। ठीक है, तो देखो ये अब एक इधर ऐड कर लेते हैं इनको। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये भाई ये सारे क्या हैं, सेल हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब समझो बात, बताओ यदि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो यहां, कहां प्रेजेंट हो यहां फर्स्ट सेल में, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी पूर्वक जाने देगा क्या, नहीं। तो यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बोलो भाई थोड़ी दूरी बढ़ गई है, अब न्यूक्लियस की यहां से यहां दूरी बढ़ गई है क्या, यहां से यहां दूरी क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। इसके बाद में यहां और बढ़ गई है, यहां की बात करेंगे तो और बढ़ चुकी है, यहां की बात करेंगे तो और बढ़ चुकी है, यहां की बात करेंगे तो और बढ़ चुकी है, यहां की बात करोगे तो और बढ़ चुकी है। अब बताओ यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहां काम करेगा क्या, तो बोलोगे सर नेग्लिजिबल। अर्थात आप बात करेंगे जैसे अपन क्लास की बात करें, मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है तो मेरा ज्यादा ध्यान उस पर रहेगा, ये क्लास के लास्ट लास्ट वाले बच्चे पर रहेगा, तो मेरा ध्यान आप कहोगे सर आगे वाले पे ज्यादा रहेगा, पीछे वाले पे कम रहेगा। उसका रीजन क्या है, दूरी बढ़ गई है, लेकिन आगे वाला मेरी नजरों के सामने ही रहेगा। अर्थात वो कोई भी गलती करेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, लेकिन पीछे वाले को मैं पकड़ आसानी पूर्वक नहीं सकता। तो बताओ 7th पीरियड में कौन प्रेजेंट है यहां। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलें।
क्वेश्चन की तरफ देखो। अब देखो फ्रेंसियम का 7th पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 7th पीरियड है। जबकि यदि बात करोगे आप जर्मेनियम कहां आ रहा है? 4th पीरियड का एलिमेंट है, ये 4th में आ रहा है जी। ब्रोमीन किस में आ रहा है? ब्रोमीन भी 4th में आ रहा है, ठीक है। ब्रोमीन के बाद में पोटेशियम किस में आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है 4th में। ये सारे 4th के ही हैं। तो अगर 4th की बात करें अपन, तो 4th में लेफ्ट टू राइट जाने पे तो बढ़ेगा मामला। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा होना चाहिए यहां ब्रोमीन का, उससे कम किसका होना चाहिए? ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? जर्मेनियम, फिर पोटेशियम, और उसके बाद में किसका आना चाहिए? फ्रेंसियम। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर रहेगा, लेकिन सबसे कम पूछेगा तो कौन चला जाएगा? 87। क्या ऐसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो कर दोगे आप? ये क्वेश्चन सरल था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन चैप्टर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। किससे? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आप समझो ये कह रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। अर्थात मिनिमम नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए। अर्थात जो मिनिमम नहीं करेगा, कहने का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वाला करेगा। तो देखो आप देखोगे यहाँ H2O है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3OH है। इन सभी में H बॉन्डिंग के चांस ज्यादा है। क्या है? H बॉन्डिंग के चांस ज्यादा है। तो अब बताओ इस वाले में ये एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। बाकी सभी में एनिलीन नहीं है, तो इसका आंसर तो गया सेकंड। क्या गया जी? सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब समझो एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशन होते हैं जो द्रव अवस्था में और बाष्प अवस्था में समान संगठन रखते हैं, लेकिन इनको सेपरेट आउट अपन आसानी पूर्वक नहीं कर सकते। इन्हें बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जबकि जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं ये शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जिसके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है वो मिनिमम, जिसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है वो मैक्सिमम वाला शो करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जांपल्स हैं, सीधे सीधे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उतने ही आपको याद होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अब देखो क्लास बोर्ड के लिए अगर पढ़ाएं तो बच्चे सोचते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर इजी है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है HA एक्वस इन कन्वर्ट H प्लस IA माइनस। तो आपको ऐसा दिखेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में। किसमें दिखेगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.01 m, स्मॉल m कितना दे रखा है? 0.0 m, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक बेस। मोनोबेसिक का मतलब जिसके लिए 1 है, जो एक में ही टूटेगा। मोनो का मतलब एक में ही टूटेगा। मोनोबेसिक एसिड HA इज 0.2, अर्थात यहां डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इतना एक्वस सॉल्यूशन इज इतना, कितना दे रखा है? 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड गिवन, अर्थात आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? K की। अब आपको KF भी दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? KF 1.8 kg मोल इनवर्स, ठीक है। अब आप जानते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे अपन? केल्विन में। तो 0.20 प्लस 273.15, तो बताओ कितना हो गया? 273.35 केल्विन, यही दे रखा है। अब बताओ अपने को सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा TF इक्वल टू होता I इंटू KF इंटू M। यही होता है क्या? बोलो भाई, यही होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। I क्या होता है? वांटा फैक्टर होता है, जिसकी बात बोर्ड क्लास में अपन नहीं करते हैं, ना नीट कभी भी पूछता है, लेकिन पूछ कौन रहा है? जेईई मेंस हर बार I को लेकर के घूमता रहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर मेरे को I निकालना है, क्या निकालना है जी? I निकालना है तो डेल्टा TF अपॉन क्या हो जाएगा? KF इंटू M, यही होगा क्या?
तो बताओ डेल्टा टी एफ कितना है, छोटा छोटा लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसके अंतर्गत मेरे को। देख रहा है आप लोग, चलो जी देख रहा है। अब देखो भाई, अब मेरे को आई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आई। तो आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ अपन ने निकाला है अभी 273.15 केल्विन अपॉन के एफ कितना दे रखा है आपको 1.8 के जी मोल इनवर्स, सीधी यूनिट होती है इसकी 1.8 इंटू 0.01, 0.01 ही है क्या, 0.1 है भाई, कितना है 0.1। तो यदि बात करोगे आई की, आई कितना निकल के आएगा, इसे अपन सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको आई की वैल्यू सीधा ही बता देता हूं, ठीक है। आई की वैल्यू आएगी 10/9, कितनी आएगी 10/9, ये तो सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/9। अब ये आई आ गया, ठीक है भाई, अब आई आ गया है, अब आपको आई फाइंड करना है, ये आई आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, क्या पूछा है इसने, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अर्थात के की वैल्यू पूछिए, इसकी नहीं पूछिए, के की वैल्यू पूछिए। अब आप समझो आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू होती क्या है, जैसे मैंने लिया एच ए, क्या लिया एच ए, और आपको मैंने पढ़ा रखा है रिलेशन H प्लस प्लस ए माइनस। बताओ t बराबर 0 पर जब कोई नहीं है तो यहाँ 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। इसके बाद में t बराबर t टाइम पर, इसमें से कम होगा 1 माइनस अल्फा, बनेगा अल्फा अल्फा। अब बताओ आई क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन मोल, डिसोसिएशन मोल अपॉन बिफोर डिसोसिएशन मोल, यही होता है क्या, बिफोर डिसोसिएशन मोल। अब बताओ भाई आई इक्वल टू कितना आ गया, आफ्टर डिसोसिएशन कितने, देखो अब ऐड कर लो इनको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या आ गया 1 प्लस अल्फा, क्या आ गया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, यही आया। अब आई की वैल्यू आपको पता है, आई कितना दे रखा है, आई इक्वल टू 10/9, तो वैल्यू पुट कर दें 10/9 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा निकाल सकते हो क्या, अल्फा इक्वल टू 10/9 माइनस 1, अर्थात ये कितना आ गया 1/9। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। सॉल्यूशन चैप्टर को रिलेट किया है आयनिक इक्विलिब्रियम से, अपन ने अल्फा भी निकाल लिया है। अब आप समझो अल्फा भी आ गया है। अब अल्फा के बाद में अपन इधर चलते हैं, नेक्स्ट पेन लेंगे अपन सेकंड पेन, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। देखो भाई अब देखो अल्फा भी निकाल लिया है। अब मैं बताऊं एच एक्वस, एच एक्वस किसमें टूट रहा है, एच प्लस प्लस ए माइनस में, ये टूट रहा है। मैंने कहा टी बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है ये सी है, ये 0 ये 0 है। टी इक्वल टू टी टाइम पर सी में से सी अल्फा कम हो गया, सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। अगर मेरे को इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए तो आप जानते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होती है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी सी माइनस सी अल्फा। अर्थात अब मैं आगे वाले पेज में चलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा के ए इक्वल टू, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी लिखूंगा मैं सीधा, के डी की जगह के ही लिख सकते हैं अपन क्योंकि एसिड का काम कर रहा है, के सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। करो भाई सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी मैंने कॉमन ले लिया है 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट गया है तो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपको पूछा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू बताओ भाई, अल्फा की वैल्यू बता दो। अल्फा वैल्यू अपन निकाली अभी 1/9, कितनी निकाली है 1/9, तो 1/9 इंटू 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/9, ये आ गया। करो सॉल्व, 0.1 इंटू 1/81 अपॉन अपॉन में ये आ गया 8/9, कितना आ गया 8/9। अब 8/9 आएगा तो ये अपॉन 10 कर दूं मैं इसको, तो बताओ भाई
ये 1/810 अपॉन 8/9, तो ये आ गया 9/810 इंटू 8, ये आ रहा है। अगर इसे सॉल्व करोगे आप, क्या करोगे जी, इसे सॉल्व कर लोगे, तो इसे सॉल्व करके देखो तो ये आएगा 1.38 इंटू 10⁻³ कितना आएगा, 10⁻³ एक बार मैं भी करके देख लेता हूं इसको, देख कितना आ रहा है ये। देखो चलो इतना ही आ रहा है ये 1.38 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा है, 1.38 इंटू 10⁻³ ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले करना क्या था, सबसे पहले करना क्या था, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर इजी है, सॉल्यूशन चैप्टर को रिलेट कर दिया आयनिक इक्विलिब्रियम से, और आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको केडी पूछ लिया है। सबसे पहले आप जानते हो सीधा सीधा आपको जो वैल्यू दे रखी है, एम दे रखा है, डेल्टा टीएफ दे रखा है, केएफ दे रखा है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप केल्विन में निकालोगे, यहां से आई निकाल लिया, आई होता क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन मोल अपॉन इनिशियल मोल। अरे जो पहले ले रखे थे, बोलो कितने आ गए, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, 10/9, तो अल्फा 1/9 आ गया, 1/9 आ गया, अल्फा आ गया। अब डिसोसिएशन करो, एच किस में कन्वर्ट होता है, एच प्लस और ए माइनस में। इनिशियल कंसंट्रेशन जब कुछ नहीं दे रखी तो सी मानी है अपन ने, सी मानी है, सी अपॉन सी मान ले, टी बराबर टी टाइम पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में चलते हैं अपन, इसमें इक्विलिब्रियम में जाओगे तो सी में से सी अल्फा कम हुआ तो कितना बन गया, बोलो सी अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट जान दो, केडी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे करोगे तो वैल्यू पुट कर देना, सीधी वैल्यू पुट करके केडी का मान आप आसानी पूर्वक फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन के द्वारा भी जितने सॉल्व करोगे ना, तो ऑप्शन के द्वारा भी आप वहां पहुंच सकते हो। आई होप इन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है तो केमिस्ट्री चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप केमिस्ट्री की दुनिया में यदि अच्छा करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी जाकर के क्वेश्चन पर अप्रोच कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी होती है क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत कॉन्सेप्ट को गलत बता देती हैं। लेकिन अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है जब दिमाग के अंदर अपने चल जाता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सॉल्व करना है। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ में चैनल को शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।